नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य दोष से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तमाम यूट्यूबर काव्य दोष संबंधित वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरा वीडियो साथियों मैं दावा देता हूँ उनसे हट करके है, कुछ आपको नया मिलेगा। इसे आप लोग अंत तक देखिए और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों का इसमें समावेश किया है और जो आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित होगा। साथियों, जैसे हमने पहला प्रश्न बनाया है काव्य दोष भाग 3 के अंतर्गत कि काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण किसने दिया। अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन है, भरत मुनि है, दंडी है, मम्मट है, वामन। तो इसका साथियों सही जवाब डी है, वामन ने दिया है। काव्य दोष का सर्वप्रथम लक्षण और विवेचना जो है वामन ने किया है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्त ग्रंथ में जब काव्य गुण के विषय में चर्चा कर रहे थे तो उसमें काव्य दोष के विषय में भी विस्तार से विवेचन किया है और काव्य दोषों के लक्षण के विषय में प्रकाश डाला है। साथियों एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए कि इसके पहले वामन के पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य दोष का संकेत किया था। उन्होंने माना था कि काव्य दोष की संख्या 10 है और भरत मुनि ये भी मानते हैं, भरत मुनि से ही वामन बहुत कुछ लिए हैं। क्यों? क्योंकि भरत मुनि कहते हैं कि गुण को दोष का विपरीत मानते हैं। गुण को दोष के विपरीत माना है भरत मुनि ने। वामन ने क्या किया? उन्होंने दोष को गुण के विपरीत मान लिया। मतलब थोड़ा सा अंतर है, भरत मुनि ने गुण को दोष के विपरीत माना और वामन ने दोष को गुण के विपरीत माना है। तो साथियों इसे भी आप जानते रहिए। तो भरत मुनि ने संकेत किया था, लेकिन काव्य दोष के लक्षण के विषय में सर्वप्रथम वामन ने बताया। साथियों दूसरा प्रश्न है, काव्य दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया। इसमें ऑप्शन में क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, भामा और दंडी हैं। तो साथियों इसे भी आप लोग जानते रहिए कि एक आनंदवर्धन एक ध्वनिवादी आचार्य थे। तो ध्वनिवादी आचार्य के पहले पूर्व जितने भी काव्य दोष के विषय में परिभाषा दिए, उनका मानना ये था कि गुण का विपर्यय दोष है। गुण का विपर्यय दोष है उन लोगों का, जैसे भरत मुनि थे, उसमें दंडी थे, वामन थे, भामा थे। इन्होंने गुण के विपर्यय को, माने गुण का जो विपरीत है वह दोष है। लेकिन जो ध्वनिवादी आचार्य थे उन्होंने गुण को स्थान नहीं दिया, उन्होंने रसापकर्ष का दोष है, जैसे विश्वनाथ कहते हैं, रस के अपकर्ष को दोष माना, रस के पतन को दोष माना। तो रस का जहाँ पतन हो जाए, जहाँ रस अपने आप को पूर्णतः प्रकट न कर पाए, भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव के रूप में, माने जहाँ रस बाधित हो वहाँ काव्य दोष होता है। और माने ध्वनिवादी आचार और ध्वनिवादी के पूर्व आचार के विषय में काव्य दोष से संबंधित एक अंतर ये मिलता है कि इसके पहले जो आधार था वह गुण था, लेकिन ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को आधार बना दिया कि रस का जब अपकर्ष होगा तब हम काव्य दोष मानेंगे। तो साथियों काव्य दोष के स्थान पे अनौचित्य जैसे शब्द का प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने काव्य दोष के विषय में अनौचित्य माने जो उचित न हो ऐसा कहे हैं। बाद में इसी को क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय बनाया था। तीसरा साथियों उदाहरण है, रंचक दोष न राजई कविता वनिता मित्र, बूंदक हाला परत जो गंगा घट अपवित्र। माने बूंदक माने एक बूंद, हाला माने शराब अगर गिर जाती है तो गंगा घट माने गंगा के जल से भरा हुआ घड़ा अपवित्र हो जाता है। मात्र एक बूंद हाला माने शराब के गिरने से जो घड़ा है गंगा जल का वह अपवित्र माना जाता है। और उसी तरह से उदाहरण देते हैं, रंचक दोष न राजई, रंचक माने थोड़ा भी दोष, न राजई कविता वनिता मित्र। साथियों ये कविता वनिता मित्र यहाँ जो शब्द आया है ये केशवदास इसके पहले अलंकार में संप्रदाय में बता दिए थे कविप्रिया ग्रंथ में कि भूषण भिन्न विराजे कविता वनिता मित्र। तो वहाँ भी आया है, जदब सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजय कविता वनिता मित्र। तो साथियों ये
केशव की लाइन है। केशव यहाँ काव्य दोष को भी परिभाषित कर रहे हैं। अब काव्य दोषों की संख्या केशव ने 22 माना है, तो इसे साथियों जानते रहिए। इसका सही जवाब है केशव। ये केशव कह रहे रंचक दोष न राजे कविता वनिता मित, बूदक हाला परत ज्यो गंगा घट अपवित्र। इसके साथ चौथा प्रश्न हम लेकर आए हैं साथियों, मुकुट की उटक लटक विद कुंड कौ, भाव की मटक नेक आंखें दिखाओ रे। साथियों अगर इसे आप गौर करेंगे, इसमें शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष या इनमें से कोई नहीं। ये हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये उदाहरण है, ये विकल्प है, इसमें से एक सही है। तो जो उदाहरण है मुकुट की उटक लटक विद कुंड कौ, यहाँ पर साथियों श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है। मुकुट की उटक लटक विद कुंड कौ, और भाव की मटक, भाव माने आंखों का मटकना, नेक आंखें दिखाओ रे, इस तरह से मटका करके आंख को दिखाना। अब साथियों यहाँ पर जो दोष आया है वह रस दोष है। क्यों रस दोष है? क्योंकि साथियों इसे जान लीजिए कि अगर श्रृंगार रस में कठोर शब्द आए, कठोर वर्ण आए, अब कठोर वर्ण होता क्या है? ट वर्ग। या वीर रस में अगर कोमल वर्ण आने लगे, आप वर्णन तो वीर रस का कर रहे हैं, लेकिन वर्ण जो अक्षर आ रहे हैं वह कोमल है, तो यह रस की दृष्टि गलत है। अगर श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं और उसमें कठोर वर्ण आने लगे ट ठ ड ढ ड, तब वह गलत है। यहाँ तो हो रहा है श्रृंगार का वर्णन, लेकिन इसमें ट शब्द, उटक लटक कुंड, तो इस तरह से मटक, इस तरह से साथियों यहाँ पर माने श्रृंगार के वर्णन में ट वर्ग शब्द अधिक आए हैं, इसलिए इसमें रस दोष होगा। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। साथियों काव्य दोष के विषय में हमने पढ़ाया है, और एक और चीज़ रह गया है, उसको भी मैं बता दूं। बाकी तो हम क्लिष्टत्व दोष के विषय में बता चुके हैं, अप्रतीतत्व दोष के विषय में हमने बताया, ग्रामत्व दोष के विषय में बताया, अश्लीलत्व दोष के विषय में बताया, पुनरुक्त दोष के विषय में बताया। अब साथियों 2 दोष और शेष बचे हैं, उसको भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। इतना ही दायरा है आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाने का काव्य दोष से संबंधित, इससे अधिक प्रश्न नहीं बनते। तो इतना ही जानना आपके लिए पर्याप्त है, और इसी से अब तक प्रश्न बनते रहे हैं, तो इसे भी साथियों जानते रहिए। एक है न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष है साथियों, एक अधिक पदत्व दोष है। अब साथियों इसके नाम से ही स्पष्ट है, न्यून माने जहां जिस वाक्य में शब्द कम आए हों। अधिक पदत्व का मतलब होता है जिस पद में, जिस वाक्य में शब्द अधिक आ गए हैं, तो उसे कहा जाता है अधिक पदत्व दोष। अब इसको साथियों हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे पानी, पावक और पवन, ये प्रभु की ऐसी माया है कि असाधु और साधु के लिए समान भाव से बहती है, माने समान भेदभाव नहीं करती कि कौन साधु है कौन असाधु है। पानी माने नदियों का जल सबके लिए बहता है, पावक माने अग्नि, आग जो है सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि साधुओं के लिए अलग हो असाधु के लिए अलग। उसी तरह से पवन, हवा भी अगर चलती है तो सबके समान बहती है, सबके छत से, सबके घर से होकर गुजरती है, चाहे वह साधु हो चाहे असाधु हो। तो इसमें साथियों पानी, पावक, पवन, प्रभु, जो असाधु त्यों साधु, इसमें एक शब्द कमी आए, माने जो असाधु समान व्यवहार। तो इसमें समान व्यवहार माने एक शब्द और आना चाहिए था कि पानी, पावक और पवन का समान व्यवहार साधु और असाधु के साथ होता है। समान व्यवहार जैसा शब्द यहाँ नहीं है, जिससे अर्थ अस्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। कवि को यहाँ एक पद का, एक शब्द का न्यूनता कम कर दिया है, उसको ये भी लिखना था, तभी अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि पानी, पावक और पवन ये समान व्यवहार से साधु असाधु के बीच में बहता है या प्रवाहित होता है।
इसी तरह से साथियों यहाँ जंग छिपा कदली हुई बारी, यहाँ पर साथियों देखिए जंग के सामने कदली माने केला, होई बारी माने बाड़ी में जाकर छिपा माने छिप गया। तो जंग तो दिया ही है, लेकिन यहाँ पर साथियों सामने आना चाहिए था, सामने जैसा एक शब्द आना चाहिए था। जंग के सामने माने जंग को देख करके कदली जो केला है वह बाड़ी में जाकर छिप गया। तो यहाँ पर साथियों एक शब्द का अभाव खटक रहा है, इसलिए साथियों यहाँ पर न्यून पदत्व दोष है। अधिक पदत्व दोष में क्या होता है साथियों कि अधिक पदत्व दोष में एक शब्द ज़्यादा आ जाता है, अगर वह ना आता फिर भी काम चल जाता। जो तीय मुँह मन ले गई, कहाँ गई वह तीय। साथियों इसमें देखिए यहाँ तीय माने स्त्री होता है, तो जो स्त्री हमारा मन लेके गई वह कहाँ गई, वह तीय। यहाँ तीय शब्द फिर साथियों देखिए दोबारा आ जा रहा है, तो इसलिए 2 बार तीय शब्द आया है। अर्थात अगर एक कम रहा होता फिर भी भाव अस्पष्ट होता, लेकिन यहाँ चूंकि 2 बार आया है इसलिए साथियों यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। साथियों एक उदाहरण से हम और समझते हैं कि इसका उदाहरण लीजिए, लिपटी पुहुप पराग, लिपटी पुहुप पराग में सनी स्वेद मकरंद। अब देखिए साथियों यहाँ पर भी अधिक पदत्व दोष इसलिए है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है लिपटी पुहुप पराग में। पुहुप माने पुष्प में, अब पराग में फूल में पराग होता है, सनी श्वेत मकरंद, अब वह उसमें सनी हुई है, मिली हुई है उस श्वेत मकरंद में। तो यहाँ पर साथियों देखिए दरअसल पराग तो फूल का ही होता है, पराग किस में होता है, फूल में होता है। तो अगर यहाँ पुहुप शब्द न आया होता फिर भी भाव अस्पष्ट हो जाता। लिपटी पराग में शनि श्वेत मकरंद, मानी पराग तो फूल का ही होता है, तो यहाँ पर जो फूल शब्द आ गया है अर्थात ये निरर्थक जैसा लग रहा है। अगर यह न आया होता फिर भी भाव अस्पष्ट होता, मतलब एक शब्द यहाँ ज़्यादा है, इसलिए साथियों यहाँ भी अधिक पदत्व दोष है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पराग फूल का ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर पराग शब्द एक फालतू शब्द आ गया है। ये ना आया होता फिर भी भाव अस्पष्ट होता। साथियों एक और उदाहरण लीजिए, रावरे रूप न पायन को पग धूरी को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। भूरी यहाँ पर साथियों रावरे रूप न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। तो यहाँ पर साथियों देखिए पायन माने पैर, हे रावरे आपका जो पैर है उस पैर में जो मिट्टी लगी हुई है उसी मिट्टी का, उस धूल का, उस रजकण का प्रभाव इतना है कि उसी से सबका कल्याण हो जाए। तो रावरे रूप न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, मतलब भगवान राम ने अहिल्या, एक पत्थर था उसको जब अपने चरण से स्पर्श किया तो पत्थर जो है नारी हो जाती है, और गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो श्राप बस पत्थर हो गई थी। वही प्रसंग है कि रावरे रूप न पायन को, इस पैर में क्या जादू है कि पग धूर को भूरी प्रभाव महा है। और वही चीज़ केवट भी कह रहा है कि इस पैर में जादू है, इसको बिना पैर धोए मैं अपने नाव में बैठने नहीं दूंगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए पायन और पग, ये पायन माने भी पैर, पग माने भी पैर, तो यहाँ पर अगर एक शब्द ज़्यादा लग रहा है, अगर ये ना आया होता तो भी अर्थ अस्पष्ट होता, अर्थ अपने आप में स्पष्ट करता अपने भाव को। लेकिन यहाँ
एक पद ज़्यादा होने के कारण इसमें अधिक पदत्व दोष है। तो इस तरह से साथियों हमने न्यून पदत्व दोष और अधिक पदत्व दोष के विषय में भी आपको बताने का प्रयास किया है। इस तरह से साथियों यह हमारा काव्य दोष संबंधी जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।